बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितनी देर में प्रेजेंटेशन लोड होती है कोशिश यही करते हैं कि हम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा इंटरेक्टिवली लेके चलें और अपनी जो ऑडिट अप्रोच है उसके बारे में देख लें कि कहाँ पर क्या हम लोग देख सकते हैं या कर सकते हैं। हर फर्म की अपनी एक ऑडिट अप्रोच है, उस ऑडिट अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और हो सकता है कि मैं भी और यकीनी तौर पे मैं भी आपसे लर्न करूँगा कि चीज़ें चल किस तरह से रही हैं। ऑडिट प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, हम ये जो तमाम ऑडिट प्लान कर रहे हैं और इसको लेकर चलने लगे तो हमारा अल्टीमेट आउटकम क्या है, डिलीवरेबल हमारा क्या है। ऑडिट रिपोर्ट मैंने बेसिकली इस तरीके से प्लान किया कि ऑडिट रिपोर्ट को जो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में उसका एक फ्रेमवर्क दिया गया है, आई जस्ट ट्राइड टू रिप्रोड्यूस इट। और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ऑडिटर के करने का काम ज़्यादा है, मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया। जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो बाकी चीज़ें हैं, मैंने फिल वक्त उनको इग्नोर कर दिया है। तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले एक ओपिनियन देना है। इस ओपिनियन में हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो 5 बुनियादी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपकी इक्विटी में चेंजेस, आपका कैश फ्लो और जो ब्रीफ नोट्स एसोसिएटेड हैं, हमने उनके बारे में बताना है कि हमने तमाम इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ले ली है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज एक्ट और जो भी हमारे अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसे कंफर्म कर रही हैं। और फिर हम अगले पैरा में बताते हैं कि हमने जो ऑडिट किया और हम जो अपना ओपिनियन बना रहे हैं, इस ओपिनियन के बनाने की बेसिस क्या है। और वो बेसिस ये है कि हमने आइज़र्स के मुताबिक ऑडिट किया है। हमने जो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट जो फारूक साहब ने भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की और आप लोगों ने भी उसको रिकॉल किया, हमने उन तमाम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लिया है। और एक और फिर से हमने सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है। अब ये हमारी प्लानिंग है, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। गोइंग कंसर्न के ऊपर जब आपके आगे सेशन आएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि गोइंग कंसर्न को भी इवैल्यूएट किया। अगर तो कंपनी बिल्कुल ठीक है, गोइंग कंसर्न का कोई इशू नहीं है, तो इस पैरा को ऑल टुगेदर डिलीट कर दें। लेकिन अगर खुदा न खासा गोइंग कंसर्न का इशू है तो फिर वो किस तरीके से आपने कवर करना है। जो 3 ऑप्शन आइज़ा 570 कहता है, आप उसको देख लें। कोई एम्फेसिस है तो उसको देख लें। लिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मैटर्स हैं, ये भी कवर होंगे। लेकिन ओपिनियन बेस कैसे किया जा रहा है, अदर इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है, और उसके बाद जो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस तमाम काम के करने के दौरान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, वो इस रिपोर्ट में हमने कवर की। कि हमने ऑडिट एविडेंस लिया है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया है, इंटरनल कंट्रोल्स देखे थे, गोइंग कंसर्न को इवैल्यूएट किया था, प्रेजेंटेशन देखी थी। और उसके बाद लोकल लॉ हमें कहता है कि आपकी अगर कोई अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 4 हमारे पास आती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर बुक्स के मुताबिक बनी हैं, क्या वो आपको जो फॉर्म्स वगैरह थे उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स और गारंटीज़ कंपनी के बिज़नेस के लिए हैं, और आखिरी लाइन शायद नहीं पढ़ी जा रही, ज़कात जो प्रॉपरली डिडक्ट होनी थी वो डिडक्ट हो गई है या कि नहीं। अब ये बुनियादी तौर पे ऑडिटर के करने का काम है। और हमने जिस वक्त ऑडिट कर चुकना है और हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इन चीज़ों को सामने लेके चलते हैं। अगर मैं अपनी अप्रोच की बात करूं तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये अल्टीमेट डिलीवरेबल है। हमने अल्टीमेट डिलीवरेबल देने के लिए जो काम करना है, हम उसकी प्लानिंग आज कर रहे हैं और उसकी प्लानिंग को सोच रहे हैं कि वो प्लानिंग हम करें कैसे। यहाँ तक हम सारे एक ही पेज पे हैं, ओके। अगर हम यहाँ तक सब एक ही पेज पे हैं तो जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की 300 और 400 की सीरीज़ में जो 6 स्टैंडर्ड्स हैं, वो बेसिकली मेरे आज के इस सेशन को गवर्न करेंगे कि हमने इस तमाम प्लानिंग में उन 6 स्टैंडर्ड्स को किस तरह से मद्देनज़र रखना है और उन स्टैंडर्ड्स को सामने रख के हमने अपने ऑडिट को प्लान कैसे करना है। अब इन्हीं एस्पेक्ट्स को जो कि हम ऑडिट रिपोर्ट में बयान कर रहे हैं कि एक ऑडिटर इन चीज़ों को देखेगा, कीपिंग दीज इन माइंड आई विल बी प्लानिंग ऑल माई ऑडिट।
जो इसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं, वेदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, गेटिंग इन टच विद द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, लुकिंग इनटू द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, द आईटी जनरल कंट्रोल्स, ये जो भी आगे आस्पेक्ट्स आएंगे मैं अपनी इन चीज़ों को सामने रख के करूँगा। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि एज एन ऑडिटर जब आप अपनी फर्म में बैठे हुए हैं तो फर्म जब उस ऑडिट को प्लान कर रही है, ऑडिट एज एन इंगेजमेंट को हम कितने मल्टीलैटरल आस्पेक्ट्स में देखेंगे। उन मल्टीलैटरल आस्पेक्ट्स में हमने अपनी सारी प्लानिंग में देखना है कि इस ऑडिट में करते हुए क्या बॉटलनेक्स आ सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, आप देखें आप किसी ऐसे ऑडिट पे हैं जिसपे कि आपके जो थर्ड पार्टीज़ हैं, डेटर्स या क्रेडिटर्स, वो फॉरेन में बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। अब अगर वो पाकिस्तान से बाहर है और आपने उनको कॉन्फर्मेशंस भेजनी है, उन कॉन्फर्मेशंस को प्लान कैसे करना है? आपने स्टॉक काउंट्स करने हैं, आपने एसेट्स अपने काउंट करने हैं। वो एसेट्स ऐसे हैं कि वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स की सेल परचेज या स्वैप चल रही है। इट्स अ सिंपली अ बॉटलनेक। बॉटलनेक किसी भी तरह का हो सकता है, आपका लॉजिस्टिक या आपका ऑडिट रिलेटेड। आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट या कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट कैसे देखना है? रेगुलेटरी कंसिडरेशंस क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑडिट कर रहे हैं तो आपको स्टेट बैंक या जो दूसरे एप्लीकेबल इस वक्त रेगुलेशंस हैं आपने उनको सामने लेके चलना है। आप इंश्योरेंस सेक्टर का कर रहे हैं, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस और उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे। ये जो भी रेगुलेटरी कंसिडरेशंस हैं, एट द टॉप ऑफ इट ICAP ने क्या डायरेक्टिव्स इशू किए हुए हैं, वो भी उनके जो सर्कुलर्स हैं, जो सारी की सारी चीज़ें वो आपके ऑडिट को कैसे गवर्न कर रही हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इस सब को देखते हुए हमने ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू कैसे करनी है। आपका पहला ऑडिट है, ओपनिंग बैलेंसेस थे, ओपनिंग बैलेंसेस की वेरिफिकेशन थी। मे बी के हो सकता है आपके पास अगर इस मरतबा एक ऑडिटर रोटेशन के बाद ऑडिट आया है एंड द लास्ट टाइम द ऑडिटर गेव अ क्वालिफाइड ओपिनियन, डू यू फील दैट क्वालिफिकेशन हैज़ बिन रिजॉल्व्ड और डू यू नीड टू अपलिफ्ट द सेम क्वालिफिकेशन, और डू यू फील कि ये क्वालिफिकेशन एक लेवल और एडवर्स हो गई है, अब खाली क्वालिफाइड से काम नहीं चलेगा, अब हमें एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर की तरफ जाना है। जो भी आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है उसको सामने रख के यू आर प्लानिंग हाउ टू इशू योर ऑडिटर्स रिपोर्ट। यू हैव टू लुक इनटू योर ओन रेपुटेशनल रिस्क। ऑडिट जब आपने एक्सेप्ट किया शायद कुछ चीज़ें तब सरफेस पे नहीं थी, अब जब आप ऑडिट एक्सेप्ट कर चुके और क्योंकि 1 साल गुजर गया, पिछली AGM पे आप ऑडिटर अपॉइंट हुए, आज आप ऑडिट कर रहे हैं, अखबार में कुछ मुख्तलिफ चीज़ें आने लग गई ऑडिट के हवाले से या उस क्लाइंट के हवाले से, उस सेक्टर के हवाले से। अब आप उस ऑडिट को कैसे प्लान करेंगे? आपका जो सारे का सारे प्रोसेसेस हैं जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को लीड करते हैं या जो कि आपके ऑडिट एविडेंस की गैदरिंग को डील करते हैं, आप उन्हें अब किस तरीके से और किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। योर ओन क्वालिटी वर्क, हमें पता है ICAP भी ऑडिट कर, हमारा QCR करेगा, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड भी आके इन चीज़ों को देख सकता है। आपका अपना जो नेटवर्क फर्म है, आपका अपना नेटवर्क ऑडिट भी हो सकता है। तो आपने अपने जो क्वालिटी कंट्रोल की कंसिडरेशंस हैं डॉक्यूमेंटेशन में आपने उनको भी देखना है। एंड देन एट द एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर वी नीड टू रिटेन द क्लाइंट और नॉट। इन सब चीज़ों के बाद जो भी ऑडिट रिपोर्ट हमने दी, क्या हमें लगता है कि जो भी हमारे फर्म के इंटरनल प्रोसीजर्स हैं उनको सामने रखें तो वी नीड टू रिटेन द क्लाइंट, अगले साल भी इसका ऑडिट करेंगे, कॉन्सेंट इशू करना है, या कि वी आर फीलिंग के एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने जब ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू कर दी और जो भी इवैल्यूएशन हमारे सामने आ रही है हम अगले साल का कॉन्सेंट नहीं दे रहे। दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू इवैल्यूएट व्हाइल प्लानिंग। जस्ट एन एकेडमिक स्लाइड, जो आइदर 300 की सीरीज़ में हमारे पास 4 स्टैंडर्ड्स हैं, 300, 15, 20 एंड 30। वो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में कहते हैं कि जब भी आप अपने ऑडिट को प्लान करें तो प्लान करते हुए आप इन एस्पेक्ट्स को ज़रूर देखें और फिर इन एस्पेक्ट्स को आप जैसे भी डॉक्यूमेंट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट करके अपने फाइल में कर लें ताकि इस चीज़ का एविडेंस हो जाए कि वाइल अंडरटेकिंग दैट ऑडिट असाइनमेंट दीज एस्पेक्ट्स वर ड्यूली कंसिडर्ड, इवैल्यूएटेड, and after that this was the conclusion that was reached and that conclusion has been documented over here। और इसको हमने properly अपने supervisor level से manager
या डायरेक्टर या पार्टनर, जो भी हमारे हायरार्किकल लेवल्स हैं, हमने उस सब पे इनको एंडोर्समेंट कर दिया है और इसको फाइल कर दिया है, और ये हमारी वो एक कंसिडर्ड कंक्लूजन है जो कि इस ऑडिट की रिपोर्ट फॉर्मिंग में हमें मदद देगी, विच इज़ द ओवरऑल योर स्ट्रैटेजी, योर प्लानिंग, योर सिग्निफिकेंट चेंजेस, decisions, everything to materiality, to your response to those assessed risks. सिंपल सा जी प्रोसेस है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड ऑडिट रिपोर्टिंग। अगर मैं एक लम्हे के लिए आपसे पूछूं कि आपने रिस्क असेस करना है, हमें क्या लगता है कि किसी भी क्लाइंट की रिस्क असेसमेंट में हमें किन चीज़ों को देखना पड़ता है, या क्या एस्पेक्ट या स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? सपोज़ करें हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑडिट आ गया जो कि पहला साल है हमारे पास, पिछले साल किसी और ऑडिटर ने किया था, या ये कंपनी बनी ही पहले साल है, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट, और एकदम कंपनी के ऑपरेशंस बहुत विलुमिनस हो गए हैं। नाउ यू आर प्लानिंग द ऑडिट, द फर्स्ट ईयर, हाउ डू यू फील रिस्क असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? थोड़ा सा अगर आप ऊंचा बोल लेंगे। बेसिकली हम 315 में चाहते हैं, तो वो उसका नाम ही है कि रिस्क असेसमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो जब हम अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी को, तो उसका फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसकी सारी चीज़ें हम देखते हैं, मैनेजमेंट, पर्सनल, और फिर उसके इंटरनल कंट्रोल भी उसी में आ रहे होते हैं, और देन 5 कंपोनेंट्स उसके आते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं तो उसमें हमें आइडिया होता है कि इसके फिर कंपैटिटर्स कौन हैं, इसके रिलेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं, तो कहाँ पे बेसिकली ये जो है लैग कर सकती है ये एंटिटी। तो हमारी जो इनिशिएशन होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, जो फॉर प्लानिंग। तो देन फर्दर हम आगे स्टैंडर्ड पे मूव करते हैं कि उसी में हमारी हम ऑडिट स्ट्रैटेजी भी डेवलप करते हैं। फिर हमारा ऑडिट प्लान होता है जिसमें हम देखते हैं कि हम अपने क्या प्रोसीजर्स लगाएंगे, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ दैट प्रोसीजर्स, और फिर उसमें सारे ये 300 सीरीज़ बेसिकली साथ ही हम लिंक कर रहे होते हैं, 300 भी, 315 भी, और मटीरियलिटी भी उसी में, फिर क्योंकि ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पहले ये स्टैंडर्ड लगा रहे होंगे, क्योंकि ऑडिट इज़ अ प्रोसेस। तो प्लानिंग भी होगी, फिर देन हम जब अपने प्रोसीजर पे जाएंगे तो वो ऐसे 330 में चले जाएंगे जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, और देन इस तरह से एक फ़्लो जो है वो चल रहा होगा। अभी इन्होंने एक बात की और उसमें एक लफ्ज़ कहा जी, आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ज़रूर देखेंगे ताकि आपका रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस जो सा है मुकम्मल हो जाए। कैन आई हैव एनी अदर वॉलंटियर एज वेल जो कि मुझे ये बताए कि गवर्नेंस में हमने देखना क्या है, अगर हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जी उधर एक पीछे माइक के आगे कोई भी। हम किसी भी क्लाइंट का या फर्म का नाम लिए बगैर हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी जो एक बायलैटरल जो अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज उसे एनहांस करेगी, और हम म्यूचुअल लर्निंग में आगे चलेंगे कि हम अपने ऑडिट प्लानिंग को कैसे स्मार्ट कर सकते हैं और उन तमाम एस्पेक्ट्स को टेक इनटू अकाउंट कर सकते हैं। बाय द वे, मैं गवर्नेंस के ऊपर क्यों पूछ रहा हूँ मैं 1 मिनट के बाद आपको बताता हूँ, बट एनी आइडिया वाई गवर्नेंस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिल्कुल जी, अगर कोई हमारे सामने पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं, पेप्स आ गए हैं, तो पेप्स को देखते हुए आपका ऑडिट या ऑडिट प्लानिंग का व्यू पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मे बी कि मैं इसको डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकता, हम सब लोगों को पता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशंस हमारे यहाँ हैं, ऑडिट सर्विसेज स्पेसिफिकली AML एम्बिट से बाहर हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसे ऑडिट में हैं जहाँ पर कोई पेप है, तो मे बी कि शायद आप इस एडिशनल आस्पेक्ट को अपने वर्किंग का हिस्सा बना लें कि यहाँ पे एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन भी था, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस भी थी, माइट बी कि FMU का भी कभी जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है उसका भी कभी इसमें कोई लिंक आ जाए, तो मैं अपने वर्किंग पेपर्स को इस व्यू पॉइंट से भी देख लूँ कि AML कंसिडरेशंस जो थी वो ड्यूली इसके अंदर इनकॉर्पोरेट और एड्रेस हो गई थी या कि नहीं हुई थी। तो गवर्नेंस स्टिल अनएड्रेस्ड। जी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रही, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो गवर्नेंस है
वो गवर्नेंस का स्टाइल ऐसा है कि किसी भी तौर पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रहा, और मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को देखने के लिए हम एक मरतबा अपनी जेई टेस्टिंग भी करते हैं। जी मिस। यस, आई वाज सेइंग दैट द गवर्नेंस को देखना इस वजह से ज़रूरी है हमारे रिस्क असेसमेंट में, बिकॉज वो ओवरऑल एंटिटी को कंट्रोल कर रही है। उसका सबसे बड़ा रिस्क वही आ जाता है जो भी उन्होंने भी बोला कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल आ सकता है, उसमें एक चीज़। दूसरा, स्ट्रेटजी को देखना है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट उनमें किस तरह से वो लाइक उसको हैंडल कर रहे हैं। अगर सपोज इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट उधर है तो उसको किस हद तक उन्होंने इंडिपेंडेंट रखा हुआ है, वो किस हद तक उसमें कंट्रोल्स रख रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। दूसरा, इंडस्ट्री का भी हमने आइडिया लेना होता है कि इंडस्ट्री में बाय डिफ़ॉल्ट तो इस तरह का रिस्क नहीं है कि उसको लाइक हम कम ही नहीं कर पा रहे। आई एम सेइंग अबाउट इनहेरेंट रिस्क। बिल्कुल। आप लोग यकीनी तौर पे एकेडमिकली तो आइज़ा 315 से वाकिफ़ होंगे ही सही, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये पहला साल होगा जून 2023 जिसमें हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिवाइज्ड आइज़ा 315 के तहत बन रही होगी। मैंने आइज़ा 315 अभी आगे कवर किया है। आइज़ा 315 ने वेरी स्पेसिफिकली जो 6 नए अपेंडिसेस इंट्रोड्यूस किए हैं उसके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी है, अब वो स्टार्ट ही गवर्नेंस स्ट्रक्चर से करता है कि आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं आप उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखें, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बाद कहता है कि अब आप इसको लिंक करिए कि इसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है, ताकि उसको देखने के बाद आप अपने रिस्क्स को आगे देख सकें और इवैल्यूएट करके बात कर सकें। और जैसे अभी इन मिस ने बात की है इंटरनल ऑडिट के हवाले से, तो उसके 6 अपेंडिसेस में से एक प्योरली इंटरनल ऑडिट को डील करता है कि आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को देखें कि जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इनको ऑपरेट कर रहा है वो क्या है, और इन तमाम डिपार्टमेंट्स में ओवरसाइट का मैकेनिज्म क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो रिवाइज्ड आइज़ा 315 में आई हैं, जो कि इन अपेंडिसेस को सामने लेके चल रहा है। तो हमारा असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स और ऑडिट रिपोर्टिंग ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है। एंड में आई हैव गिवन द बिब्लियोग्राफी। आईफैक की वेबसाइट के ऊपर 2 बुक्स अवेलेबल हैं कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज में ऑडिट एप्लीकेशन कैसे हो। आई हैव गिवन द लिंक एज वेल एंड द बुक एज वेल। तो मैंने इसमें से बहुत सारी जो पिक्चर्स ली हैं मैंने उस बुक में से ली हैं। You can use it as well. And it's a very novel way of looking at what the risk is all about. आप देखते हैं कि इस एंटिटी का इनहेरेंट रिस्क क्या है। इस एंटिटी में जो भी इसकी रिस्क एपेटाइट है, गिवन द ऑपरेशंस एंड द बिजनेस नेचर ऑफ दिस एंटिटी, these are those risks which are prevalent over there. And in the presence of those risks, there are certain controls that the management has implemented. उन कंट्रोल्स के बायस होगा ये कि आपके जो इनहेरेंट रिस्क हैं किसी हद तक कवर हो जाएंगे। जो अब आपके इनहेरेंट रिस्क और उस कंट्रोल के दरमियान का जो फासला होगा, असेस्ड रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, उसको कवर करने के लिए जो आपका ऑडिटर है वो ऑडिट प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करेगा ताकि आपके ओवरऑल रिस्क को एक मिनिमम लेवल पे लेके आ सके। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट द ऑडिट इज़ ऑल अबाउट। अब अगर अगेन मैं 1 मिनट के लिए आइज़ा 315 पे दोबारा आऊँ तो स्टैंडर्ड वेरी कैटेगोरिकली रिक्वायर्स अस कि हम अपने ऑडिट में 2 नए डॉक्यूमेंट बनाएं कि इस एंटिटी का इनहेरेंट रिस्क क्या है और इस एंटिटी का ओके जी। तो आइज़ा हमसे ये रिक्वायर करता है कि हम 2 क्लैरिटी से डॉक्यूमेंट्स बनाएं कि इस एंटिटी का इनहेरेंट रिस्क क्या है और इस एंटिटी का कंट्रोल रिस्क क्या है। और जब हम इन दोनों रिस्क्स को आइडेंटिफाई कर लें तो उसके बाद हम एक रिस्क स्पेक्ट्रम क्रिएट करें। अगर हम में से कुछ लोग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं तो हमने देखा होगा कि हम हीट मैप्स बनाया करते थे। उस हीट मैप्स में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे 2 कॉलम्स हुआ करते थे कि इस रिस्क का लाइकलीहुड क्या है और अगर ये रिस्क हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जब आप लाइकलीहुड एंड मैग्नीट्यूड को देखते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इस रिस्क की ओवरऑल इम्पेटस ऑन योर ऑडिट क्या पड़ने वाला है। तो बेसिकली दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट दैट आइज़ा 315 रिक्वायर्स फ्रॉम अस कि हम वो एक काम करें। वो जब आप ये काम करेंगे तो आपका जो ऑडिट रिस्क है वो एक्सेप्टेबली लो लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि आप उन तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करके एड्रेस कर रहे होंगे जो कि आपके ऑडिट को अफेक्ट कर सकते हैं।
Are we all on the same page? I am left with only 1 hour and उसमें भी 10 मिनट का एक टी एंड प्रेयर ब्रेक होगा. तो ऑल्दो के चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं और मैं उनको टच कर रहा हूँ, बट आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर हम आपस में कुछ बातचीत करके कुछ क्वेश्चंस भी कर सकें ताकि इन एस्पेक्ट्स की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है हम उनको भी देख सकें. अब तक की डिस्कशन को अगर सामने हम रखें तो एक बड़े साइज़ के ऑडिट में जहाँ कोई एक आध सब्सिडरी भी हो या कोई आपकी पेरेंट कंपनी हो या कोई क्रिटिकल किस्म का एसोसिएट हो, अगर ऑडिटर ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो वो जो ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया, वो वहाँ से चलेगा. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि डे 0 पे जब आपकी टीम ऑडिट पे गई तो आपको एक ख़ास ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गए या जिस भी शेप में ट्रायल आपके पास था आपने उस ट्रायल से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए. पिछले साल की ऑडिट नॉलेज आपके पास थी, आपने पिछली नॉलेज को सामने रख के इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रख के आपने देखा कि सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज़ हैं क्या, उसमें चलते हुए मुझे पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या आएंगे, मुझे अपनी इस सारी इंगेजमेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, रिसोर्सेज मुझे क्या चाहिए, मैंने उनको डायरेक्शन क्या देनी है, और इस सब के दौरान अगर मुझे किसी कॉम्पोनेंट ऑडिटर या एक्सपर्ट को हायर करना है तो वो कौन होगा और उससे मुझे काम क्या करवाना है. डिपेंड करता है कि आपकी ऑडिट एंगेजमेंट किस नेचर की है. हो सकता है आप एक ऐसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हो जो कि प्योरली जिसका काम ही लीजिंग के ऊपर बिल्डिंग्स को देना हो, जैसे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टाइप कोई एंटिटी आपकी. हो सकता है उसने वो मॉडल लगाया हो जिसके ऊपर के वो we know IS 40 has got 2 models. It's a cost model, it's a fair value model, and whether you apply the cost model you also have to assess the fair value. अब क्या आपको फेयर वैल्यू निकालनी है तो कैसे, और उसको कैसे डिटरमिन करना है. यू माइट नीड टू अपॉइंट योर ऑडिटर्स एक्सपर्ट. आप एक ऐसी कंपनी में जा रहे हैं जिसकी कि लिटिगेशंस बहुत सारी हैं, इसीलिए उसका कॉन्टिजेंसीज का नोट बहुत बड़ा आ रहा है. डू यू नीड टू हैव योर ओन इन हाउस टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन दैट, या आपको क्या किसी और एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो ख़ास टैक्सेशन के ऊपर सामने आ सके. मे बी ये सारे आपको एक्सपर्ट्स इंगेज करने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑडिट. वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट. हमने प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट की, ऑडिट प्लान किया, रिस्क परफॉर्म किया, जो कि ऑडिट एक्सेप्टेंस के वक्त थी. अगर मैं से एक स्टेप आगे ले जाऊं तो अगेन आई हैव टेकन इट फ्रॉम द सेम बुक जो अभी फारूक साहब भी डिस्कस कर रहे थे, और उन्होंने हमें बताया कि ऑडिट एक्सेप्ट करते हुए हम क्या प्रोसेसेस को सामने लेके चलते हैं. तो ये एक सारे का सारा आपकी क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वक्त आप ये काम कर रहे हैं. और जब हम क्लाइंट एक्सेप्टेंस के वक्त काम कर रहे हैं हम बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे अप्लाई कर रहे होते हैं जो कि हम बाद में ऑडिट प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि इस वक्त इस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हुए रिस्क क्या था, फर्म के पास रिसोर्सेज थे या कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट थे, हमने प्री कंडीशंस मीट कर ली थी, इंगेजमेंट लेटर इस वक्त साइन है, इनिशियल इंगेजमेंट हमने इस पर करनी तो नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस के हवाले से. अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब यहाँ पर जिस वक्त हम ऑडिट प्री इंगेजमेंट की बात कर रहे हैं और इंडिपेंडेंस और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो बड़ी हद तक हमारे प्रोसीजर्स अप्लाई हो जाते हैं जिनको कि हम बाद में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने ऑडिट वर्किंग पेपर के अंदर. I thought these are important, although this has been covered in the previous session, but as a loud thinking, जब भी हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि अगर कोई प्रेडिसेसर ऑडिटर था, हमने उससे कम्युनिकेट कर लिया. स्टैंडर्ड आपसे रिक्वायर करता है कि आप प्रीवियस ऑडिटर से पूछिए कि क्या हम आपके वर्किंग पेपर देख सकते हैं. और यूजुअली जो मैंने इन 2-3 सालों में ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी अब ऑडिट रोटेट हो रहा होता है लोग ये लेटर लिखते हैं, और हम भी जब किसी भी फर्म से जाके पूछते हैं तो यूजुअली लोग अपने वर्किंग पेपर रिव्यू करवा देते हैं. तो ये ऑप्शन बाहर कैफ ऑलवेज अवेलेबल है. जी सर. वो कैसे इंटेग्रिटी ऑफ क्लाइंट कैसे चेक की जाएगी और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ
QCR? अब हम इसमें इस वक्त ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक नया ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस एक्सेप्ट करते हुए आपने क्लाइंट इंटेग्रिटी पूछी। ओके, मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता देता हूँ, फिर हम उसको अपने रिक्वायरमेंट पे टेलर भी कर सकते हैं। आमतौर पे जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, यूजुअली अब तो हर कंपनी ने ही अपना एक वेबसाइट पेज बनाया हुआ है। आप उस वेबसाइट पेज पे देख के जहाँ पे अबाउट अस होता है वहाँ पे ऑर्गेनोग्राम में डायरेक्टर्स के बारे में ज़रूर देख लें कि डायरेक्टर्स हैं कौन। मिसाल के तौर पे अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं किसी एक NGO को देख रहा था। उस NGO में एक पुराने स्टेट बैंक के जो डायरेक्टर थे कभी, वो भी उसके बोर्ड में से एक थे। तो जब इतना बड़ा नाम आपके सामने आता है तो आपको लगता है यार अगर इस तरह का बंदा बैठा है तो ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक होगी और इनकी इंटेग्रिटी भी ठीक होगी। तो एक तो तरीक़ाकार इसका ये है। दूसरा, आम तौर पे मैं जो काम करता हूँ और मैं इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में एटलीस्ट मैनेजर्स, सुपरवाइज़र्स और टीम सीनियर्स ज़रूर करें। हम SCCP की वेबसाइट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे इन्फोर्समेंट का एक पूरा सेक्शन है। आप सिंपली उस इन्फोर्समेंट में जाके कंपनी का नाम टाइप कर दें, चाहे ऑडिटर का नाम टाइप कर दें, उससे रिलेटेड जितने केसेस हैं वो सारे सामने आ जाते हैं और उन्होंने जितनी जितनी तरह की नॉन कंप्लाइंस की हों वो सारी भी सामने आ जाती हैं। आप दो काम ये कर सकते हैं। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब एक ऑडिट क्लाइंट खुद आपके पास आ रहा है कि जब हम आपसे ऑडिट करवाना चाहते हैं, जब आप उनसे उनकी पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगें तो आप उनके साथ जो लेटेस्ट फाइल्ड फॉर्म AN29 है वो ज़रूर मांग लें। उसके अंदर उसके जो मेजर डायरेक्टर्स हैं उनके नाम आ रहे होंगे। आप उन डायरेक्टर्स का अगेन गूगल पे हेल्थ चेक कर सकते हैं। एक जगह मैंने किसी एक क्लाइंट पे देखा, उनके पास एक सॉफ्टवेयर था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो शायद वर्डप्रेस उसका नाम था। वो तो खैर AML के लिए यूज़ कर रहे थे। अगर आपके पास कभी इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आ जाए और अगर ये भी नहीं आती, एटलीस्ट जो ICAP हमें मेरे ख्याल वीकली या बाई वीकली एक वो लिस्ट ऑफ प्रोस्क्राइब्ड पर्सन्स भेज रहा होता है AML के व्यू पॉइंट से, आप उसमें भी चेक लगा सकते हैं। तो 4-5 वो सारे मेथड हो सकते हैं कि एटलीस्ट आपके सामने फ़ौरन आ जाएगा कि इस क्लाइंट की इंटेग्रिटी क्या थी या क्या नहीं थी। मे बी कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आप में से भी कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। So what type of documentation the regulator expects with us in this regard? ये जो सारे स्टेप्स हमने किए वी हैव डॉक्यूमेंटेड इट। दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि मैंने देखा है कि रेगुलेटर एक्सपेक्ट करता है। आपका तो खैर माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है, मुझसे भी आप एक्सपीरियंसड हैं। मैंने जो पिछले 20-22-23 साल में फर्म में देखा है, जितने भी स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए हैं, अगर मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट कर दिए हैं तो मुझे कभी कोई मसला नहीं आया। हाँ, कभी मर्तबा ऐसा ज़रूर हुआ है कि बड़ी को ऑब्वियस सी चीज़ थी जो मुझे लगा कि ऑब्वियस है और मैंने उसको स्किप कर दी। हाँ, पकड़ा मैं हमेशा वहीं पर ही गया हूँ कि ये स्किप थी तो वे क्यों कर दी तुमने। तो वट एवर यू नोट, वट एवर यू डू, जस्ट राइट इट डाउन। मुझे नहीं लगता कि उसमें फिर कोई चीज़ रह जाती है। प्रोफेशनल फ़ी हम चेक कर चुके हैं, कंटिजेंट ना हो, पिछले ऑडिटर से कम ना हो, आप कॉम्पिटेंट हैं ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, आपने क्लाइंट इंटेग्रिटी देख ली, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर लिया, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो प्री कंडीशंस थी आपने वो भी देख ली। जब ये आपने काम कर लिया तो फिर आपने आइज़ा इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 210 आपने उसके तहत EL भेज दिया अपना इंगेजमेंट लेटर। और उस इंगेजमेंट लेटर में आपने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या था, स्कोप क्या था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स, बाकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स थी आपने वो सारी की सारी चीज़ें अपने इंगेजमेंट लेटर में डाल दी। बाय द वे, अगर मैं यहाँ से एक चीज़ आपकी तरफ और इंडिकेट करना चाहूँ, अगर हम अपनी ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में देखें तो जहाँ पर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही होती है उसके नीचे देयर इज़ अ स्पेसिफिक पैरा जो कि आपको ये कहता है कि आपने दोज चार्ज विद गवर्नेंस को जो आपके ऑडिट का प्लान स्कोप था और एक्सटेंट था वो कम्युनिकेट किया और उस कम्युनिकेशन के बाद जो आपको लगा कि मैटर्स उनको बताने चाहिए आपने वो भी उनको बता दिए। तो दिस इज़ लाइक दैट प्रैक्टिस जो कि हमारी कहीं ना कहीं प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन में होनी चाहिए कि एट द ऑनसेट ऑफ द ऑडिट आप अपने क्लाइंट को बता रहे हों कि मैं आपके इस ऑडिट में इन चीज़ों को देखूंगा, ये मेरा प्लान स्कोप है और ये काम मैं करना चाहूँगा।
इट्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट के नीचे है। तो हम बार बार इन दो लफ्ज़ों की बात करते हैं कि आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है और आपका ऑडिट प्लान क्या है। तो जिस वक्त आप अपने ओवरऑल स्कोप को, टाइमिंग को या डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट की बात कर रहे होते हैं तो आपका एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनता है। हम जिस वक्त एक किक ऑफ मीटिंग करते हैं, आमतौर पे जो पार्टनर, मैनेजर और जो आपका ऑडिट सीनियर कर रहा होता है उसमें ओवरऑल स्ट्रैटेजी के हवाले से ही ज़्यादा बात की जा रही होती है, क्योंकि आम तौर पे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और मे बी के डिफरेंट जगहों पर शायद ये अंडरस्टैंडिंग चेंज भी हो रही हो, आपने जो अपना सैम्पल डिटर्मिन किया, आपने जो अपना मटीरियलिटी डिटर्मिन किया, ये आपके ऑडिट टीम लीड या सुपरवाइज़र के लेवल पे ये काम चल रहा है। उसके काम को मैनेजर चेक ज़रूर कर लेता है और पार्टनर भी उसको देखता है, लेकिन उस लेवल पे ये काम हो रहा होता है। फिर सैम्पल की डिटर्मिनेशन, उसके बाद क्या प्रोसीजर जो कि आपका स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम है, एपीएम में क्या है, आपने उसको किस तरह से आगे लेके चलना है, और जो आपने दूसरे प्रोसीजर्स लगाने हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, आमतौर पे आप अपने ऑडिट प्लान के ऊपर देख के चल रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी में हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारी इंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या हैं, हमारी प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट की एक्टिविटी क्या है और रिसोर्स प्लानिंग क्या करेंगे। मैं आपसे एक सिंपल से एक चीज़ पूछता हूँ। सपोज़ करें कि आपके पास ये जो ऊबर है कैब ट्रांसपोर्ट वाली, आपके पास इसका ऑडिट आ जाता है। मैंने भी कभी इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखे, लेकिन अगर ऊबर का ऑडिट आ जाता है आपके पास और आपने उसकी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनानी है, तो आप क्या स्ट्रैटेजाइज करेंगे? क्या आपको लगता है मेजर चीज़ है जो कि हमारे सामने होनी चाहिए? एनीवन प्लीज़। सर मुझे लगता है क्योंकि उनका जो मेजर रेवेन्यू है, उनके पास लोग अपने व्हीकल्स वगैरह रजिस्टर कराते हैं दैट वो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे अंडर ऊबर। तो मुझे लगता है कि वो दैट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस ओवर देयर एंड देयर टोटल रेवेन्यू माइट बी मैटर ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मी। वाइल कोई और ऐड करना चाहेगा? ऊबर के ऑडिट में क्या क्या देखना है जी? एप्लीकेशन की रिलायबिलिटी और इंटरनल कंट्रोल्स कैसे स्ट्रांग है कि नहीं, वो आप कैसे देखेंगे इस ऑडिट के अंदर? आप उनसे मतलब बात करके उनसे आप देखेंगे, मतलब आप नोट करते हैं जब आप क्लाइंट की तरफ जाते हैं, आप देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्लाइंट पे बैठे हुए हैं और आपने देखा है कि एक आपके पास डॉक्यूमेंट आया है, तो क्लाइंट ने उसको ठीक से मतलब नोट किया है कि नहीं, उसको मतलब डॉक्यूमेंटेशन उसके पीछे तक गया है कि नहीं, जैसे आप नोट कर रहे हैं। ऐप रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। हम ऐसे में आपसे एक और एग्जांपल पूछता हूँ। बहुत सारे हम लोग बैठे हैं तो टेक्सटाइल का ऑडिट मोर और लेस सबके पास होगा ही सही, और थोड़ा बहुत उसमें क्योंकि हमारे माशाल्लाह 33-35% एक्सपोर्ट सेक्टर है पाकिस्तान में, तो एक्सपोर्ट भी होती है। तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस का रिव्यू करते हुए आमतौर पे मैनेजर या पार्टनर क्या सवाल कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट फ्रेट के हवाले से? एक सिंपल स्ट्रैटेजी है ना हमारी कि आपका फ्रेट बढ़ गया, पिछली मरतबा इतना था, इस मरतबा इतना हो गया, तो फिर मल्टीपल क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। क्या वॉल्यूम बढ़ा है इस मरतबा? क्या स्टीमर फ्रेट ने किराया बढ़ा दिया है? अच्छा ये देखो पिछली मरतबा एक्सपोर्ट किन कंट्रीज़ में थी, इस मरतबा एक्सपोर्ट किन कंट्रीज़ में है? अगर ये जोग्राफिकल स्प्रेड आपका चेंज हुआ है, हो सकता है उसकी वजह से फ्रेट चेंज हो गया हो। पिछली मरतबा हम बहरी जहाज़ पे चीज़ें भेज रहे थे, इस मरतबा हुआ ये कि कुछ इतने इमरजेंट ऑर्डर्स आए कि हमें एयरफेयर यूज़ करना पड़ा। ये सारी चीज़ें आपकी स्टीमर फ्रेट के ऑडिट या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आ सकती हैं। और फिर इस चीज़ को देखने के लिए एक कोरॉबोरेटिव अंदाज में कि क्या वाकई ही ऐसा हुआ होगा कि नहीं, हम झट से पीछे चले जाते हैं और जो फुट नोट्स होते हैं उसमें देखते हैं कि हमारे सेगमेंट डिस्क्लोजर्स क्या हैं, क्योंकि अब हमें सेगमेंट में बताना है कि इस मरतबा हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है वो किन मेजर मार्केट्स में से आ रहा है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपकी आपस में टाई अप कर जाती हैं तो आप कहते हैं हाँ यार ये बंदा ठीक कह रहा है, तो स्ट्रैटेजी मेरी ये होगी कि मैं स्टीमर फ्रेट वाइज और उनका जो वेट वाइज है मैं वो कैलकुलेशन निकाल के देखूंगा कि चल क्या रहा है।
एकदम हमने देखा कि एक टेक्सटाइल मिल थी, उस टेक्सटाइल मिल की वही मशीनरी है, उसने कोई कैपेक्स नहीं किया, मगर एकदम उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हमने पूछा क्या हुआ, उसने कहा यार मैंने इस मरतबा फाइन काउंट का कॉटन बनाना शुरू कर दिया, तो जैसे मेरा फाइन काउंट बढ़ा तो उस फाइन काउंट की वजह से क्या हुआ, मेरी एकदम सेल बढ़ गई। तो आपने कहा अच्छा इतना फाइन काउंट अगर इसने बनाया होगा तो ये आम रुई तो नहीं होगी, फिर उसने रुई भी डेफिनेटली इंपोर्ट की होगी। तो अगर इंपोर्ट की एलसीज की डिटेल आपकी इस चीज़ के साथ टैली करती है और आपके क्वांटिटेटिव अकाउंट उस सारे मेजर को टैली करते हैं, आप कहते हैं हाँ ये ठीक कह रहा होगा, अब मैं अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी किसी और तरह से लेके चलता हूँ। तो सारी चीज़ें जो कि आप अपने स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं और देख सकते हैं। यूजुअली वी डॉक्यूमेंट द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हमारी टाइमलाइन क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या थी, ऑडिट कवरेज हमारी क्या है, बिजनेस सेगमेंट्स और उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशंस अगर आ रही हैं, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड यूज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। हम आम तौर पे आप इसको इस तरह देख लें कि जब अब क्योंकि पाकिस्तान में लेबर चीप है, बैक ऑफिसेज यहाँ पे काफ़ी सारे आ गए हैं, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो अकाउंटिंग बैक ऑफिसेज खुल गए हैं, क्योंकि हम बाहर किसी और मुल्क का बैक ऑफिस यहाँ पर है और वो एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सेगमेंट के तहत वो लोग उसको लेके चल रहे हैं, तो उस ऑफिस की जो सैलरी है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होती, वो कोई पेरोल प्रोसेसिंग कंपनी होती है, शायद पीपल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इनके पेरोल्स को प्रोसेस कर रही होती है। अब जब आप इसके ऑडिट के ऊपर जाएंगे तो इस पर एक बहुत बड़ा लाइन आइटम चंक आपको एक सैलरी ही नज़र आ रहा है। तो आप सैलरी पे काम करते हुए वो जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको ज़रूर देखेंगे कि जिससे ये सर्विसेज ले रहे हैं वो सर्विसेज दे कैसे रही है। सो फार एनी क्वेश्चन? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर मुझे एक चीज़ की कंफ्यूजन हो रही है, वो क्लियर नहीं हुई। लाइक ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हुए हम ये चीज़ देखेंगे कि इस कौन सी चीज़ सिग्निफिकेंट है फॉर दैट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, या ये देखेंगे कि किस चीज़ में रिस्क ज़्यादा है। लाइक इसमें मसला हो सकता है। अभी आप जब वो बात कर रहे थे आपने कहा कि ये चीज़ उन्होंने बताया कि हम एक्सपोर्ट करते हैं या कॉटन सपोज उन्होंने इंपोर्ट कर रहे थे, और वो आपने अपने लाइक एनालिटिकल प्रोसीजर के साथ चेक कर लिया कि उसमें मसला नहीं है, तो फिर आपने कहा कि हम दूसरी ऑडिट स्ट्रेटजी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हुई थी। फिर देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं। आपका जब जिस भी ऑडिट पे जा रही हैं उसके अंदर जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क्स हैं आप उन रिस्क्स को भी देख के अपनी स्ट्रैटेजी में डाल सकते हैं कि इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी। और उसके जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरियाज़ हैं जिसके ऑडिट पे आपको कोई ख़ास काम करना है, ये दो साइमल्टेनियसली इकट्ठा भी हो सकते हैं और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई, आप इसको इस तरह समझें कि आपकी एक इनोवेटिव एग्जांपल पे काम कर लेते हैं। हम इसको इस तरह देखते हैं कि आपकी एक बहरी जहाज़ों का फ्लीट है, आपकी एक शिपिंग लाइन है और आपके पास मिसाल के तौर पे 20 शिप्स का एक फ़्लीट है। अब इसके ऑडिट को अगर आप लेने जाएंगी तो आपको इसमें रिस्क क्या क्या आ सकते हैं। फ्लीट की वैल्यूएशन, इट्स अ सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन एरिया। तो एज अ स्ट्रैटेजी मैटर आपने इसको ये भी देखना है कि मुझे ये वेसल मेरा स्टिल सी वर्दी है कि नहीं है, इसके हल वगैरह में कोई मसला तो नहीं आ गया, मुझे इसकी इंजीनियरिंग वैल्यूएशन करवानी है कि नहीं। आप इसको एज अ प्रोसीजर डॉक्यूमेंट ज़रूर करेंगे, ओके। और उसके साथ आप देखेंगे कि अगर मैं इसको इस तरह देखूं कि मेरी जो शिपिंग लाइन है मिसाल के तौर पे वो चलती थी बिटवीन इंडिया एंड फॉर एग्ज़ाम्पल टिल यूरोप, और ये जाते हुए हम सुएज़ कैनाल के रास्ते से जाते थे। खुदा न खास्ता वहाँ पे वॉर सिचुएशन आ गई है, या जैसे अभी वो आजकल एक सैलाब की बड़ी बात आ रही है, वो बिपरजॉय, इस तरह का कोई चीज़ उस रूट पे आ गई है, ये मेरे रेवेन्यू को कैसे अफेक्ट कर सकती है, उसको देखने के लिए मुझे आगे क्या करना है, ये भी आपका एक स्ट्रैटेजी थिंकिंग एरिया हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू सी योर ऑडिट। ओके, थैंक यू, गॉट इट। ओके, आई विल
we have to go for a namaz break, and these are two important slides. जिसके बाद shall we take the namaz break first? फिर हम नमाज पढ़ के कितनी देर में वापस आ जाएंगे? 10 minutes or? Okay. 5:20. Let's try to resume by 5:30. Thank you. ये एक ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने अपनी ऑडिट प्लानिंग स्टार्ट करनी है, और जो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की या जो हम आगे देखेंगे, ये हम डे ज़ीरो पे क्लाइंट पे गए या क्लाइंट पे जाने से पहले ही आपको किसी हद तक कोई एक ड्राफ्ट मिल गया. इसमें हमारी अप्रोच क्या होती है या क्या होनी चाहिए? व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू माय टीम्स, कि पूरी टीम में जितने भी लोग हैं, ऑडिट सीनियर से लेके ऑडिट जूनियर तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रोल, दे गो थ्रू द एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आप अपने एरिया पे फोकस करें मगर पढ़ सारी लें, A to Z जितने भी पेजेस हैं, ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू ज़रूर आ जाए. अब सपोज़ करें आपके पास ये एक ऑडिट आया है AA टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का, और अभी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन एक सेकंड के बाद आएगी, बट दिस इज़ व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेज, जो शो कर रही हैं कि इसका जो भी शेयर कैपिटल इक्विटी, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स एंड करंट एसेट्स हैं. इसको देखने का एक आसान तरीका यूँ हो सकता है कि आप इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सेक्शनल एनालिसिस कर लें, ताकि चीज़ें समझ में आनी आसान हो जाए. कि अगर आपका बैलेंस शीट का जो कॉम्पोजिशन है आप उसका सेक्शनल एनालिसिस करें, तो यू कम टू नो कि व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसकी एसेट साइड पे देखूं तो टोटल एसेट्स का 51% तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, 13% इन्वेस्टमेंट्स हैं, 17% स्टॉक्स हैं. तो 10, 20, 30, 80, ये तकरीबन 82% ऑफ द एंटायर एसेट साइड रिजाइड्स इनटू थ्री एरियाज. आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, और उसके बाद आपके स्टॉक्स. अब अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को देखते देखते एक मरतबा सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन लाइबिलिटी साइड पे आके देखें, तो आपकी इक्विटी या आपके ओवरऑल जो क्रेडिट साइड है उस पर 19% सरप्लस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी है. इसका मतलब है ये एक क्रिटिकल मटेरियल एरिया हो सकता है, क्योंकि एसेट साइड पे भी एक चीज़ हेविली रिप्रेजेंट कर रही है, और उसी एसेट साइड का एक कोरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट जो आपको पड़ रहा है वो आपको रीवैल्यूएशन की शेप में भी पड़ रहा है. तो रीवैल्यूएशन के वक्त जो वैल्यूअर आएगा, अगर इसमें कोई इतना मटेरियल एसेट हुआ तो आपको प्लान कर लेना चाहिए कि क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ साथ ऑडिटर्स एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है या कि नहीं है. तो आपने अपना जो एक्सटेंट, नेचर एंड टाइमिंग डिटर्मिन करना है. आप टाइमिंग ऑफ रीवैल्यूएशन को अभी असर्टन कर सकते हैं कि 30 जून का मेरा ऑडिट है, क्लाइंट मुझे किस वक्त बुलाएगा, समवेयर से अगस्त के मिड में, क्योंकि वो कहता है कि महीने में ऑडिट ख़त्म हो जाता है, सितंबर मिड तक ऑडिट करो और 15 दिन में मुझे रिपोर्ट दे दो ताकि मैं 5-7 तारीख तक अपनी BOD करवा लूँ. तो उसको मद्देनज़र रख के मैंने किस एक्सटेंट पे काम करना है और किस तरह के एक्सपर्ट्स को मैंने इंगेज करना है. अगर मैं अगेन इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखूं तो मुझे एक चीज़ ये भी पता चल रहा है कि इसका जो वेरिएंस है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पिछले साल से कुछ ज़्यादा नहीं है. तो अगर मैं पिछली फाइल्स को देखूं तो मुझे एक अच्छा नॉलेज सामने मिलेगा. लेकिन अगर मैं अपने स्टॉक्स को देखूं तो उसमें सेक्शनली 33% वेरिएंस आ रहा है. पिछले साल जो मेरे स्टॉक्स थे जो 600 मिलियन के थे वो इस मरतबा 800 मिलियन के हो गए, तो उसमें काफ़ी ह्यूज 33% इंक्रीज़ है. अगर मैं उस 33% इंक्रीज़ के साथ क्लाइंट की सेल को भी देखूं तो क्लाइंट की जो सेल है वो 4.4 बिलियन से 7 बिलियन पे जा रही है. देयर इज़ अ गुड इंक्रीज इन सेल. क्या मैं उसको उस स्टॉक के साथ कोरिलेट कर सकता हूँ? अब दीज आर ऑल द एनालिसिस दैट यू वुड सी वाइल इनिशियली प्लानिंग योर ऑडिट एंगेजमेंट. जब आप अपने इनिशियल प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स लगाएंगे आप उसमें इसको भी देख सकते हैं कि सेक्शनल एनालिसिस या वेरिएंस एनालिसिस के तहत क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई लुक एट द नॉन करंट लाइबिलिटीज़, दे आर 225 मिलियन
दैट रिप्रेजेंट 5% ऑफ द टोटल कॉम्पोजिशन, लेकिन उनमें पिछले साल से 463% का इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल लाइबिलिटीज़ में इसका पोर्शन थोड़ा है, लेकिन कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही। अब अगर कंपनी इधर भी पेमेंट नहीं कर पा रही, कंपनी के स्टॉक्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं सेल नहीं हो रही या क्या वजह होगी, ऑल्दो कि कंपनी की इक्विटी पॉजिटिव है, इट्स 2.9 बिलियन, बट कैन आई फोरसी सम सॉर्ट ऑफ गोइंग कंसर्न इश्यूज? These may be all the questions that you people can put while planning your audit, कि मैं इन चीज़ों को लेके किस तरह से चलूँगा। जब आप ऑडिट प्लान करें तो एक मरतबा इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, आप जो पिछले, आप इसको थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं कि हल्का सा छोटा हो जाए, थोड़ा सा जूम आउट करें। आप पिछले साल के की ऑडिट मैटर्स इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी ज़रूर पढ़ें। इसके नीचे मैंने एक रेफरेंस दिया हुआ है, अगर हम ICAP की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर जो मॉडल कैम्स हैं उनकी पूरी लिस्ट आ रही है। कोई 25 सेक्टर्स हैं जिसके कैम्स ICAP ने बना के रखे हुए हैं, और हर सेक्टर में कोई 10-10, 15-15 कैम्स हैं। मे बी अगर ये प्रेजेंटेशन आपको बाद में सॉफ्ट में मिल जाए तो नीचे इसका वेबसाइट लिंक आ रहा होगा। आप पिछले साल के कैम्प पढ़ें। पिछले साल ऑडिटर कहते हैं रेवेन्यू भी एक की ऑडिट मैटर था, जो हमारे एम्प्लॉई बेनिफिट्स थे वो एक की ऑडिट मैटर थे, स्टॉक वैल्यूएशन में भी ऑडिटर को कुछ प्रॉब्लम थे तो उसने इसको एज अ की ऑडिट मैटर आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसका मतलब है कि इस साल जब आप अपने ऑडिट्स को प्लान करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंसेस प्रीवियस ईयर में आ रही थी, अगर वो स्टिल परसिस्ट करती हैं इस साल भी, तो अगेन ये आपके की ऑडिट मैटर हो सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा रीसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर सकते हैं। ओके, ये नीचे जैसे icap.net.pk/NAR/CAM, बेसिकली ये है ICAP की वेबसाइट का लिंक, जहाँ पे सारे के सारे मॉडल कैम्प्स मौजूद हैं। ओके, ये मैंने अभी एक स्लाइड ऐड की थी आते हुए, मे बी के इसकी फॉर्मेटिंग का कुछ इशू रह गया हो। Same company, or maybe you can assume any other company, and this is for June 30, 2023. If we look at the financials of this company, सेल तो इनकी बहुत अच्छी है 7 बिलियन की, लेकिन इसकी कॉस्ट ऑफ सेल भी उतनी ही बड़ी है और इसका जीपी बड़ा छोटा सा है 50 मिलियन का। With such a huge top line, a very minute GP is there. With that GP, there is a huge operating expense of about 470 million, which has actually eaten up the entire profit. And when it had the finance cost into it and everything into it, it ended up in a net loss of about 1.3 billion. And that was such a huge loss that this company had the entire reserves eaten up. उस eaten up की वजह से एक चीज़ ये हुई कि आपको कहीं से शेयर डिपॉजिट मनी भी लेनी पड़ी, जो कि 250 मिलियन की आपके पास आई है। इफ़ आई एक्चुअली लुक इनटू दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन द टॉप ऑफ इट इट्स गिविंग अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। 4 बिलियन से आपकी बैलेंस शीट फुटिंग 4.7 बिलियन पे चली गई है। आपका 700-750 मिलियन का इंक्रीमेंट है। द साइज इज़ इंक्रीजिंग। अगर आप अपनी टॉप लाइन देखें तो आपकी सेल 4.4 बिलियन से 7 बिलियन पे चली गई है, 50% इंक्रीज है। बट इफ़ यू स्टार्ट एक्चुअली डूइंग द इंट्रोस्पेक्शन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फिगर्स आर नॉट गिविंग द राइट थिंग। क्योंकि अगर अब हम इस सब को देखें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आपकी 400 मिलियन से 1.2 बिलियन पे चली गई है। इसके साथ साथ अगर आप अपने करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को देखें, कहाँ से कहाँ चले गए। शॉर्ट टर्म बोरिंग 450 मिलियन से 650 मिलियन हो गई है। चीज़ें वैसे की वैसे एसेट साइड पे कुछ ठीक हैं, लेकिन लाइबिलिटी साइड पे एक ह्यूज इंक्रीज आ गया। अब इस ऑडिट की प्लानिंग करते हुए क्या आप गोइंग कंसर्न को कीप इनटू अकाउंट करेंगे या नहीं करेंगे? इट मे बी कंसिडर्ड। So these are all the aspects के जो आपके पास ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, आप ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल पर ही देखना शुरू करते हैं प्लानिंग करते हुए।
उन तमाम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की जिसको कि हमें देख लेना चाहिए और उसी मुताबिक हमें उसको डॉक्यूमेंट करके अपनी क्वेरीज वगैरह डाल के तो प्रॉपर एक कंक्लूजन की तरफ या रिपोर्टिंग की तरफ आने लग जाना चाहिए. Before I move forward, are there any questions from the audience over here or in Faisalabad or जी मुल्तान जी? आप इन्हें माइक दे सकते हैं? आप वैसे ही पूछ लें. जुलाई के लास्ट वीक में वो टीम वहाँ पे नॉर्मली डिप्यूट हो रही होती है. हैविंग रिगार्ड दिस, आपके पास 2 मंथ होते हैं इस पूरी एक्टिविटी को क्लोज करने के लिए. लिस्टेड ऑडिट्स भी मैंने कंडक्ट किए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी मैंने कंडक्ट किए. मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी डिस्कशन कभी भी नहीं देखी है. अच्छा, और जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, नॉर्मली क्लाइंट क्या करती हैं, क्योंकि वो बेसिकली ड्राफ्ट लेवल की होती है, उस पर जो 90% तो जो की एडजस्टमेंट्स होती हैं वो उन्होंने ऑडिटर के लिए छोड़ी होती हैं कि हाँ भी वो आएंगे, वो इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद एक पोजीशन होगी जो ओवरऑल देखेंगे. सो ये मैंने तो नहीं देखी है आज टिल डेट इन चीज़ों पे. चलें, मैं इसका माय क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम डैट कि इस सिचुएशन में हम इसको कैसे कोप अप कर सकती हैं. अच्छा, मेरे इस पे व्यू पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है. I've done just half of my presentation and 50% is left with like about 18 minutes, but I'll quickly respond it. मुझे यूँ लगता है कि हम किसी भी फर्म की बात करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे ये काम होता ज़रूर है. हाँ, एक चीज़ में हमारी कोताही है कि ये काम उतने अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं होता. अगर जब हम यकीनी तौर पे आपने भी सुना होगा कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे जिनसे हमने भी ऑडिट सीखा, उनका कलम वहीं जाके रुकता था जहां मसला होता था और वो आम तौर पे उसी के बारे में पूछते थे, क्योंकि उस ज़माने में डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की नहीं होती थी. तो कुछ और चीज़ होती होगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तब भी होती थी. मे बी कि जो आपके अब तक के एक्सपीरियंसेस हों उसमें इस तरह ना हुई हो, मगर कुछ हुआ ज़रूर होगा. तो मेरा ख्याल है कि उस कुछ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट इज़ ओनली व्हाट आई वांट टू कमेंट. बट ये होता है, ऐसा नहीं कि ऑल टुगेदर नहीं होता, किसी न किसी एक्सटेंट पे होता है. मे बी कि उस एक्सटेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ऑल ऑफ यू वुड हैव ईदर रेड इट एकेडमिकली, क्योंकि पिछले 3 या 4 अटैम्प्ट से ये शायद एग्जामिन भी हो रहा है, 2019 में आया है. इस मरतबा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये हमारे यहाँ पहला साल होगा जब हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन में रिवाइज्ड आइज़ा 315 को इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे. जो इस स्टैंडर्ड को मैंने पढ़ा तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी इसकी लगी वो इसके अपेंडिसेस थे. अगर हम इन अपेंडिसेस को एक मरतबा ध्यान से पढ़ के अपने वर्किंग पेपर को उसके मुताबिक कमेंट कर लें तो मेरा ख्याल है चीज़ें कवर हो सकती हैं, जिसमें कंसिडरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स बिजनेस मॉडल है. अब उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करता है, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की बात करता है, बिजनेस मॉडल की बात करता है, ऑपरेशंस की बात करता है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में अपने रिस्क को असेस करते हुए इन एस्पेक्ट्स को भी देखें. इसके साथ वो आपको कहते हैं जब आप इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करें तो आप उन जो भी फैक्टर्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी, चेंज, अनसर्टेनिटी, इनको भी देखें, मैनेजमेंट बायस को भी देखें. आप एंटिटी का सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखें. अब यहाँ पर अपेंडिक्स 3 के अंदर और 5 और 6 के अंदर, 4 के अंदर भी वो जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है वो दे रहा है कि इन जिस एंटिटी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसका ओवरसाइट मैकेनिज़्म क्या है.
वहाँ पे कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज हो रहे हैं, वहाँ पर जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सेग्रीगेट कैसे हो रही हैं, और इन सारी चीज़ों का ट्रिगर इफेक्ट से लेके मिटिगेशन तक उस पूरे के पूरे प्रोसेस को देखें कि एंटिटी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव में देख कैसे रही है. बेसिकली दिस इज़ दैट थिंग विच वी नीड टू सी. ये appendices, these are important, maybe you can put them into your working papers. I took it from an academic textbook, Understanding the Entity. वैसे अगर आप consideration for understanding the entity and its business model और जो Appendix 3 है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो मोर और लेस ये सारे फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं. आई टुक इट फ्रॉम एन ऑडिट टेक्स्ट बुक, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद ये जो पिक्चर बनी हुई है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है किसी भी एंटिटी को समझने के लिए, कि जब आप किसी जगह पर ऑडिट करने जाएं और आप उस एंटिटी को देखें तो उस एंटिटी को जिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपने देखना है, जिसमें कि उसके इंडस्ट्री या रेगुलेटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, एंटिटी की नेचर हो सकती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की सिलेक्शन है, इंटरनल कंट्रोल है या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आप इन सारी चीज़ों को देखें और आप इनको डॉक्यूमेंट करें. मे बी कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपका वर्क बर्डन ज़्यादा है या जहाँ पर आपकी ऑडिट टीम की डेपुटेशन कुछ देर से हो रही है, इट्स अ लिस्टेड ऑडिट, हमने 31 दिसंबर पर उसका हाफ ईयरली ज़रूर किया होगा, आप हाफ ईयरली के प्रोसीजर्स को कैरी फॉरवर्ड कर लें, ये एक अप्रोच हो सकती है. आप हाफ ईयरली के बाद 9 मंथली ऑडिट कर सकते हैं. आप एक हार्ड क्लोज लगा के मई में या जून में अगर आपके पास टीम अवेलेबल है तो आप उनको भेज सकते हैं. हाफ ईयरली के प्रोसीजर्स के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर इतना सारा काम किया जा सकता है कि एनुअल ऑडिट के ऊपर आपको उन जगहों पे एक्सटेंट आप कम कर दें और रोल फॉरवर्ड कर दें. सो दे कैन बी लॉट्स ऑफ वेज इन विच आप इन सारी चीज़ों को अपने वर्किंग पेपर में देख सकते हैं, लेकिन इन एस्पेक्ट्स को देखना ज़रूरी है क्योंकि यही ऑडिट की प्री कंडीशन है. जब आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया था तो आपके पास रिसोर्सेज भी थे या कि नहीं थे. अगेन इट्स अ सिनारियो, अल्फा लिमिटेड, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉज ऑफ फॉरेन लैंड, कोई बाहर के मुल्क है ये एक, और ये टैक्स हेवन भी है, हैज़ अक्वायर्ड ए टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, वो हमारी पहले वाली. इट्स योर रिकरिंग ऑडिट. द न्यू बोर्ड ऑफ द कंपनी हैज स्ट्रैटेजाइज्ड टू एक्सपोर्ट ग्रे क्लॉथ टू यूरोप. द मार्केटिंग फंक्शन हैज़ बिन आउटसोर्स्ड टू अनदर यूरोपियन कंपनी while AA would now be manufacturing as per the order sheets forwarded by Alpha. All sale proceeds would directly be credited in Alpha's bank account. Now this is a new scenario that has been built up. अब आपकी अच्छी भली एक छोटी सी कंपनी थी, पाकिस्तान में चल रही थी, आप उसका ऑडिट कर रहे थे, एक फॉरेन स्पॉन्सर आया, उस स्पॉन्सर ने आपकी कंपनी को एक्वायर कर लिया और कंपनी एक्वायर होते ही उसने पूरा सीन चेंज कर डाला. उसने कहा जी हम मार्केटिंग करेंगे, हम तुम्हें ऑर्डर शीट देंगे, तुम इसको प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस करने के बाद पैसा हमारे फलाने बैंक अकाउंट में चला जाएगा. अब एक नई स्कीम आपके सामने आ रही है. अब आप इसके रिकरिंग ऑडिटर हैं और ये ऑडिट आपके सामने आ गया है. आपको क्या लगता है आपकी क्या ऑडिट कंसिडरेशंस हो सकती हैं? एनी आइडिया? मे बी, प्रॉबेबली यस. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग, बिकॉज इट्स अ फॉरेन कंपनी, आप सेल परचेज कर रहे हैं, आप ट्रांसफ़र प्राइसिंग को कैसे लेके चलेंगे रिलेटेड पार्टी में, and which may have a very high implication from taxation viewpoint. गवर्नेंस अब कैसे हो गई है, जैसे कि एक फॉरेन स्पॉन्सर आया है, वो आपके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को क्योंकि डोमिनेट कर गया है, अब वो उसको कैसे लेके चलाना चाह रहा है. सो देयर कैन बी लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आप इसको देख सकते हैं. अब अगर आप इस पे अपनी कंसिडरेशंस को देखें तो इंडस्ट्री रेगुलेशंस का चेंज, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का चेंज, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट का चेंज, ग्रुप ऑडिटर्स की इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशन, गवर्नेंस, ओनरशिप स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर, डिस्क्लोजर्स, एवरीथिंग कैन बी मे हैव अ ड्यू कंसिडरेशन. आपने एंटिटी को अंडरस्टैंड कर लिया, उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देख लिया, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क, और आपने देखा कि असर्शन लेवल पे क्या गलत हो सकता है. उस लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट को आपने देखा जिसको कि हमने पहले एक रिस्क स्पेक्ट्रम का नाम दिया था. आपने आइजास के मुताबिक ये सब कर लिए.
अब जब आप इस सब चीज़ को करेंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपके ऑडिट की कोई स्पेशल कंसिडरेशन है या कि नहीं है, जिसमें कि फ्रॉड रिस्क भी हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, सिग्निफिकेंस हो सकती है, सब्जेक्टिविटी भी और ट्रांजैक्शंस भी। यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइज़ा 315 जब स्केलेबिलिटी की बात करता है तो अब वो स्केलेबिलिटी को एंटिटी के साइज़ के साथ कोरिलेट नहीं करता, बल्कि एंटिटी की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कोरिलेट करता है कि आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं उसकी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं और जो भी उसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक नई चीज़ का आइडिया होगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक नया ऑडिट स्टैंडर्ड आ रहा है फॉर लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, LCEs, कि इन्हीं आइज़ास को जब हम LCEs पे अप्लाई करेंगे तो हमारा उस पर व्यू पॉइंट क्या होगा। इसी तरीके से जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो आप इस तरह से भी देखेंगे कि कितना स्केलेबल है ये ऑपरेशन, कितना कॉम्प्लेक्स है। जितना वो कॉम्प्लेक्स होगा या जितना वो सिंपल होगा, आप अपने रिस्क्स और उनकी जो इवैल्यूएशन है उसी तरह से प्लान करेंगे एंड डॉक्यूमेंट करेंगे। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द रिस्क असेसमेंट, उसकी इवैल्यूएशन और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन। इंडिकेटिव कंडीशंस जो कि आपको बता सकते हैं कि कहाँ पर आपके रिस्क या क्यों अराइज हो सकते हैं। इकोनॉमिकली अनस्टेबल रीजन्स हैं, मार्केट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस हैं, गोइंग कंसर्न, और इन सारी चीज़ों में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है दैट इज़ द IT इन्वायरमेंट। अगेन कमिंग बैक बिकॉज हम पूरे प्लानिंग की बात कर रहे हैं और पूरी इस ऑडिट प्लानिंग के अंदर जो हमारा एक मेजर स्टैंडर्ड है वो आइज़ा 315 है। इट हैज़ गिवन अस 2 appendices रिगार्डिंग IT, आपकी IT की इन्वॉल्वमेंट और आपका IT का जनरल इन्वायरमेंट। अब हम किसी भी तौर पे बिज़नेस को देख लें, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी, तो एक जो नया ट्रेंड आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने ऑडिट्स में इनकॉर्पोरेट कैसे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई मेट विद वन ऑफ माय क्लाइंट्स एंड शी सेड कि कोविड के दिनों में उनकी सेल बेहतर हो गई है। तो आई इंक्वायर्ड कि कैसे हो गई, तो शी सेड कि मैं ऑनलाइन काम कर रही थी, आई चेंज्ड माय नीश प्रोडक्ट, I came to this particular style of shirts and because it was e-commerce, लोग घर पे थे, I made use of the social media, I use these platforms for advertisement for the recovery of money और मेरी सेल्स जो उनसे वो 3 to 4 times बेहतर हो गई हैं। Now if you are auditing such a small client जिसने कि e-commerce प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी सेल बेहतर कर ली है, अब आप उसकी ऑडिट कंसिडरेशंस को कैसे लेके आगे चलेंगे। How well the orders were placed, how well the money was received, and how well this entire trail, this audit trail is available and is documented. अब इसे एक स्टेप और ऊपर आ जाएं, आप किसी भी छोटे से माइक्रो फाइनेंस बैंक का, आप उससे भी एक लेवल पहले आ जाएं, क्योंकि हम बात करते हैं कि हम बिल्कुल एक छोटी सी एंटिटी की बात कर रहे हैं। आप किसी एक्सचेंज कंपनी B की बात कर लें जो कि सिंपली मनी ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, उनका कितना अच्छा सिस्टम है जिसके तहत वो डिफरेंट करेंसीज़ को डील कर रहे हैं, उनकी ट्रांसलेशन को देख रहे हैं, उनके स्प्रेड्स को देख रहे हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग जनरेट कर रहे हैं। आप किसी छोटे से ब्रोकरेज हाउस की बात कर लें, उनका कितना अच्छा सिस्टम है ताकि वो ब्रोकरेज रूल्स के मुताबिक अपनी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकें, या उनकी जो एक बड़ी क्रिटिकल सिंपल रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने क्लाइंट एसेट्स को ओन्ड एसेट्स से सेपरेट कैसे किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रोकरेजेस बहुत सारी हैं, दिस आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन देयर IT स्ट्रक्चर। तो इस IT को अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि आप इस IT कंट्रोल को देखें अपने ऑडिट के हवाले से कि ये IT आपके लिए किस हद तक रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट को गवर्न करेगा। सो फार एनी क्वेश्चन और एनी कॉमेंट? Anything that you want to expand upon? Okay. This is a document I designed last year. This is a modified version and we actually implemented it in one of the planning files that we make. जब हम for example CAMS की भी बात करते हैं कि audit matters की, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप उसे प्लानिंग लेवल से भी आगे लेके चल सकते हैं, कि जब आप एक ऑडिट प्लान कर रहे थे तो आप उसको देखें कि किस तरह से डिफरेंट एरिया सामने आएंगे। आप सिंपली देखें कि आपके डिफरेंट अकाउंटेंट हेड्स क्या हैं,
उनके सिग्निफिकेंट रिस्क क्या हैं, आप उसका एक्सटेंट, नेचर, टाइमिंग, एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, एक्सपर्ट आपने इन्वॉल्व करना है उसको देखें, वरना कैम आपको 3 चीज़ें कहता है। अगर किसी ट्रांजैक्शन या अकाउंट हेड में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या सिग्निफिकेंट रिस्क बहुत ज़्यादा हो, ऑडिटर की जजमेंट उसके बारे में सिग्निफिकेंट हो, या वो कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शंस हो, इन 3 में से कोई भी हो तो दैट मैरिट्स फॉर अ कैम। तो अगर आप, जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई, आप अपने बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो हेड्स हैं आप उन्हें एक साइड पे लिखना शुरू करें और उसको दूसरी साइड पे आप कंप्यूट करना शुरू करें डिफरेंट चीज़ों को, तो यू कैन अल्टीमेटली कम अप इन अ डॉक्यूमेंटेड वे टू दैट पॉइंट जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मेरे सिग्निफिकेंट रिस्क ये थे जिनके लिए मुझे अपने ऑडिट अप्रोच को डिज़ाइन करना है, और ये वो कैम्स हो सकते हैं जो कि मैं अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में रिपोर्ट करूँगा। सो मे बी दिस कैन बी अ स्टेप, यू कैन मॉडिफाई इट। आप अपना स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद आप इसी वर्किंग पेपर को मज़ीद अमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन डुप्लीकेट दिस वर्किंग पेपर और सिग्निफिकेंट रिस्क के आगे आप 2 इवैल्यूएशंस लिख सकते हैं कि इनहेरेंट रिस्क इसमें कितना है, कंट्रोल रिस्क इसमें कितना है। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क के बाद उसका लाइक्लीहुड होने का क्या है, और अगर लाइक्लीहुड हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। उस लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड की बेस के ऊपर आप अपना रिस्क स्पेक्ट्रम डिज़ाइन कर सकते हैं कि इसके होने का इतना इम्पेटस आना है मेरी ऑडिटर्स रिपोर्ट पे, एंड देन आई नीड टू सी वेदर लाइक हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस मैटर। क्योंकि जब भी मेरा ख्याल है कि कोई भी ऑडिट में आपका मैटर सामने आता है उसकी 4 से 5 रेजोल्यूशंस होती हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक थी तो आप एक ऑडिट एडजस्टमेंट पास करवा सकते हैं। अगर ऑडिट एडजस्टमेंट भी नहीं पास हो रही और वो इतनी मटीरियल है तो आप उसको अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स में लेके जा सकते हैं। इससे भी कुछ ज़्यादा है तो मे बी को मैनेजमेंट लेटर में कन्वर्ट की जा सकती है, और अगर वो इससे भी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर रही है तो इसका अल्टीमेट आउटकम ये है कि यू नीड टू क्वालिफाई योर ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो आप उस पूरे स्पेक्ट्रम पे इन 5 में से क्या स्टेप्स लेंगे, आप इस डॉक्यूमेंट को लिंक करके आप इंटायर अपनी वर्किंग को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। Materiality, a very familiar thing. I'll just quickly pass through it. You've got your general materiality, specific materiality for the financial statement as a whole, and then your performance materiality for a very subjective or of a very specific thing. And depending upon the organization that you are auditing, depending upon your previous knowledge, your understanding of the industry and specific firm जिसका आप audit करने जा रहे हैं, आप अपनी materiality को change कर सकते हैं। और आपकी डिफरेंट कंसिडरेशंस हो सकती हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स क्या हैं, उनका फोकस क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स क्या हो सकते हैं, कुछ मेजर इवेंट या कॉन्टिंजेंसीज क्या हो सकती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी मटीरियलिटी पे इम्पैक्ट करेंगी। ये आखिरी कुछ 3-4 स्लाइड्स बच गई हैं मेरी। ये जो नेक्स्ट 3 स्लाइड्स हैं ये बेसिकली आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिपोर्ट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड बाय द ICAP। ये आगे इसका लिंक आ जाएगा, ये ICAP की वेबसाइट पे तमाम जो क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड की रिपोर्ट्स हैं पड़ी हुई हैं। इस स्पेसिफिक सेशन से रिलेटेड जो मुझे लगा कि पिछले कुछ सालों के उनके ऑब्जर्वेशंस हैं जो उनको लगता है ऑडिट के रिव्यू के दौरान कि हमारे वर्किंग पेपर फाइल्स में मिसिंग होती हैं, दे हैव रिप्रोड्यूस्ड देम। Appropriate risk assessment procedure is not performed. Now the 6 appendices are in front of us. If we simply focus upon them and we document, we can have an approach कि जी इस तरह से हमारा risk assessment होना चाहिए था। बिजनेस प्रोसेस की और ट्रांजैक्शन की अंडरस्टैंडिंग ही मुकम्मल नहीं थी। मे बी के हम जैसे कि मैंने अभी बात की, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक क्लाइंट एक मरतबा हमारे पास आया, ही वॉज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन ऐप। कुछ रिक्शा की ऐप थी, शाही सवारी टाइप, और उसका मॉडल बड़े मज़े का था कि मैंने एक रिक्शा बुक करवाया है और मैं मिसाल के तौर पे ठोकर से गुलबर्ग जा रहा हूँ। जाते जाते अगर मुझे रास्ते में पता चला कि एक और बंदा है उसने भी गुलबर्ग ही जाना है, आई कैन ऐड हिम इन टू माई राइड एंड देन वी कैन बोथ गो टू गुलबर्ग एंड वी कैन शेयर द किराया। कुछ इस तरह की ऐप थी, मुझे नहीं पता अभी है या कि नहीं है, बट दिस वॉज लाइक अ टेक्नोलॉजी ऐप। अगर इस तरह की चीज़ है तो आपने उसके बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लिया है।
कि एडिंग अ पर्सन इनटू द ऐप, वर्किंग आउट द किराया, लुकिंग इनटू द रिवॉर्ड पॉइंट्स, लुकिंग इनटू द रिफंड्स, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिंक कैसे होंगी? For companies significantly depending on the usage of IT, no documentation available in respect of general IT controls and IT application controls. टेलीकम्युनिकेशन आजकल बड़ा लॉसेस में जा रहा है बेचारा ये सेक्टर, काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है और इनको एक कॉल के पीछे क्या बचता है? शायद कुछ पैसे, क्योंकि आपकी कॉल आ रही होती है डिफरेंट राउटर्स के ऊपर और उसके बाद आप आगे उसको भेज रहे होते हैं डिफरेंट ट्रांसमीटर्स के ऊपर, तो जिस रेट पे आप कॉल रिसीव करते हैं और भेजते हैं उसके बीच में देयर इज़ अ वेरी स्मॉल स्प्रेड ऑफ मनी, and then that spread accumulates and you, in the end you earn billions, but then this entire system is highly automatic. तो इस ऑटोमेटिक सिस्टम को क्या हमने फुली डॉक्यूमेंट कर लिया है अपने आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स में? अब हमने छोटे से ब्रोकरेज से लेके एक बड़े टेलीकॉम तक की बात की और दोनों के अंदर जो सिग्निफिकेंट चीज़ थी उसके आईटी प्रोसेसेस थे. Auditor only documented key elements of the understanding obtained regarding each of the aspects in the form of a checklist without documenting the source of information from which the understanding was obtained and the risk procedure, assessment procedure performed. तो आप बताएं कि आपने जो सारी चीज़ें निकाली हैं ये लिखी कहाँ से हैं, वो सोर्स क्या है जिसको देख के आपने इन तमाम प्रोसेसेस को देखा है. टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं परफॉर्म किए गए. टेस्ट ऑफ कंट्रोल में एक आपको बहुत मज़े की चीज़ बताता हूँ, डेफिनेटली आप सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा, इट्स जस्ट अ लाउड थिंकिंग. हम जब भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल हर साल लगाने होते हैं या कभी कभी लगा सकते हैं? Usually when you apply your test of controls they are valid for 3 years, but then the recommended approach is this कि आप उसको 3 में split कर लें और हर साल कुछ areas पे TOC लगाते चले जाएं, so that your TOC when complemented with your TOD that give you a holistic picture. So maybe कि आप अपने test of control को कैसे लेके चल रहे हैं, documentation आपके पास audit planning की, meeting की नहीं है, analytical procedures नहीं लगे हुए, रिस्क की एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस की इवैल्यूएशन मुकम्मल नहीं है, ऑडिटर ने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमिन नहीं किया या इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, आपने मटीरियलिटी बहुत हाई लेवल पे लगा दी ताकि आपका सैम्पल ही छोटा सा आ जाए और आप निकल जाए. सो इट कैन बी एनीथिंग. एंड ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये क्वालिटी एश्योरेंस के लिंक पे अवेलेबल हैं. और अगर आप इसको ईयर ओवर ईयर देखें तो जो पिछले 1-2 साल की क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड की रिपोर्ट्स हैं उसमें बड़े डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशंस हैं रिगार्डिंग रिस्क असेसमेंट एंड द डॉक्यूमेंटेशन. सो दीज आर ऑल अवेलेबल एंड वी कैन जस्ट मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंटेशन ताकि हम जिस भी क्लाइंट पे जा रहे हैं हम इन लर्निंग्स को रख के तो उसको इन्हांस कर लें. टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वी हैव टू यूज देम टुगेदर. These are the guides. I have taken a few pictures from it. This is available on the IFACS website. I have given the link. और इस गाइड में ये है कि आप SMEs इन ISAs को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है ये इस्तेमाल करने के लिए. वैसे एक ड्राफ्ट स्टेज पे जो लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ के लिए भी स्टैंडर्ड आया है वो भी हमें इसी तरह की बातें करता है. These are the sources that I have used in preparing this presentation. If there are any questions, you are more than welcome. स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है. स्टैंडर्ड कौन सा स्टैंडर्ड? 300 की सीरीज़ में कहीं अंदर एप्लीकेशन गाइडेंस में लिखा हुआ है. मैं आपको स्पेसिफिक बता सकता हूँ. ICS में लिखा हुआ है? जी. अच्छा. लेकिन उसमें फिर वो आपको ये भी कहता है कि आप किस ऐसा ना करें कि एक ही मरतबा लगा लें और फिर 3 साल बैठ जाएं. अप्रोच उसकी होनी चाहिए कि आप पूरा उसका स्पेक्ट्रम अपना डिटरमिन कर लें, फिर उसको आप 3 में देख लें, फिर हर साल 1/3 लगाते चले जाएं और फिर आप उसको इस्टेब्लिश कर सकें कि उन कंट्रोल्स में कोई चेंज नहीं आई, उन पॉलिसी प्रोसीजर्स में चेंज नहीं आई, कंपनी के सिस्टम्स में कोई चेंज नहीं आई, कोई और ऐसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेंज नहीं है जो कि इन कंट्रोल्स को लीड करती है. If there are any questions, you are more than welcome. Else presentation is completed from my viewpoint. Thank you.